पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के वोटों की गिनती अब शुरू हो गई है और 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई है, जिसमें पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती हो रही है और आधे घंटे के बाद ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि अब क्या हो रहा है बिहार में और कौन जीतने वाला है, कैसी आशंकाएं दिख रही है और कितनी देर में क्या क्या होने वाला है। इसके ऊपर विस्तार से चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। तो सर, क्या होने वाला है बिहार में? गिनती तो शुरू हो गई। देखिए, अब उम्मीदवार जिनका चुनाव हो चुका था उनको नींद तो आ नहीं रही होगी कि क्या होगा चुनाव में, लोगों ने किसका साथ दिया, किसको हराया, किसको जिताया। तो आज उनके भाग्य का फैसला होना है। आज ईवीएम खुलेगा, लेकिन ईवीएम से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है। तो पोस्टल बैलेट की संख्या 1000 से 1200-1500 हो सकती है। हर बूथ पर अलग अलग होता है। जो बाहर लोग रहते हैं अपना वोट पोस्टल के जरिए भेजते हैं। तो नियम यही है कि पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो। तो पोस्टल बैलेट की सबसे पहले गिनती होगी 8 से 8:35 तक। जी, मतलब लगभग आधे घंटे। हाँ, 35 मिनट, एकदम 8 बजे शुरू हो गई है पोस्टल बैलेट की गिनती और 8:35 तक पोस्टल बैलेट ही गिने जाएंगे। अगर इस 35 मिनट में गिनती पूरी नहीं हुई, मतलब पोस्टल बैलेट की संख्या अगर ज्यादा हुई तो ऐसे में रोक दिया जाएगा पोस्टल बैलेट की गिनती और ईवीएम की गिनती शुरू होगी। ईवीएम से गिनती तब तक होगी जब तक कि केवल 2 राउंड ना बच जाए। तो 2 राउंड जब बच जाएगा तब ईवीएम की गिनती रोक दी जाएगी और पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी की जाएगी। और जब पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो जाएगी तब ईवीएम की गिनती, आखिरी 2 चरण की गिनती शुरू होगी और उसके बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो हर राउंड में तो बताया जाएगा कि कौन आगे है, कौन पीछे है। तो मुझे लगता है कि 8 बजे से तो शुरू हो गया है पोस्टल बैलेट की गिनती और 8:30 10-15 मिनट में तो अब रुझान भी सामने आने लगेंगे। लेकिन इस रुझान का कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि पोस्टल बैलेट तो 1000-1500 ही आएंगे और उसके रुझान आएंगे तो आपको लगेगा कि इनकी सरकार बन गई, उनकी सरकार बन गई। सर, लेकिन पोस्टल बैलेट कभी निर्णायक भूमिका निभाई है? अरे बहुत, क्योंकि पोस्टल बैलेट को लेकर तो विवाद भी होता रहा है कि जब पहले होता क्या था कि आखिरी में पोस्टल बैलेट की गिनती होती थी तो आरोप लगता था कि जो उम्मीदवार हार रहा है 500 वोट से या 100 वोट से या 10 वोट से 20 वोट से, उसको पोस्टल बैलेट की गिनती में घपला कर दिया जाता है। मान लीजिए कि 1000 पोस्टल बैलेट है तो 5 पर कुछ कर दिया, नीचे कहीं छिपा दिया, मैट के नीचे कहीं भी कुछ कर सकता है और गिनती कर दिया तो 5-10 वोट से लोग हार गए। तो अब नियम बन गया कि नहीं भाई, पोस्टल बैलेट की गिनती पहले कर लेना है, ताकि अब छुपाने की, भाई पता रहेगा कि 4-5 वोट से खेल होगा तब ना छुपाइएगा। तो पहले पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म होगी तब ईवीएम की गिनती शुरू होगी। और पोस्टल बैलेट अगर ज़्यादा है, 35 मिनट में नहीं गिने जाते हैं, तो आखिरी 2 चरण के ईवीएम की गिनती होने से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी की जाएगी। मतलब हर हाल में पोस्टल बैलेट की गिनती पहले होगी। तो पहले तो होता था कि पोस्टल बैलेट गिने जाते थे, रुझान उसी का आता था सामने। अब लोग जश्न भी मनाने लगते थे कि अरे हम तो इतने सीटों पर आ गए, हम तो इतने सीटों पर आ गए। हाँ, होता था ऐसा। लेकिन पोस्टल बैलेट के रुझान से आप नतीजे का आकलन नहीं लगा सकते हैं। तो जब ईवीएम खुलेगा तभी ट्रेंड पता चलेगा और ट्रेंड पता चलने में मुझे लगता है कि 10-11 बजेगा। लेकिन रुझान तो बहुत जल्दी ही सामने आने लगेंगे, 9-10 बजे के बाद रुझान सामने आने लगेंगे, क्योंकि हर राउंड की गिनती का घोषणा होगी कि पहले राउंड में किसको कितने वोट मिले, दूसरे राउंड में किसको कितने वोट मिले। तो जब 7-8 राउंड तक गिनती हो जाती है तब माना जाता है कि जो रुझान सामने आ गए वही रहेंगे। अब बहुत कम बदलाव होता है। तो मुझे लगता है कि हमें इंतजार करना चाहिए पहले बैलेट, पोस्टल बैलेट की गिनती का। इसका रुझान क्या कहता है, बाहर जो रहने वाले लोग हैं जिन्होंने पोस्टल के जरिए अपना मतदान किया है, वो क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। और उसके बाद जब ईवीएम खुलेगा 8:35 पर तो धनाधन गिनती शुरू होगी, फटाफट रिजल्ट आएंगे और हर घंटे नए रुझान सुनाई देंगे। हाँ बिल्कुल, हर घंटे नए रुझान सामने आएंगे। तो बहुत दिलचस्प है इस बार का चुनाव, क्योंकि
इस बार के चुनाव में तो 17 से ज़्यादा जो सर्वे आए हैं सामने, उसमें एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, और वो भी बहुमत के साथ। लेकिन ये भी सच है कि बिहार में चुनाव के दौरान मैंने देखा है कि हर सीट पर कांटे की फाइट है, बहुत टाइट फाइट है। तो क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन महिलाओं की जो भागीदारी बढ़ी है वोटिंग में, मतलब 8% ज़्यादा वोटिंग महिलाओं ने की है पुरुषों से। तो महिलाएं तो मानी जाती हैं नीतीश कुमार की वोटर। हाँ, लेकिन ये भी सच है कि महिलाओं के लिए नीतीश ने बड़े बड़े ऐलान किए हैं, तो तेजस्वी ने भी बड़े बड़े ऐलान किए हैं। तो जो महागठबंधन समर्थक हैं, महिलाएं हैं, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर वोट में हिस्सा लिया है। और जो नीतीश कुमार की समर्थक महिलाएं हैं, उन्होंने भी वोट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। अब किनकी संख्या ज़्यादा है और किनके वोट से सरकार बनेगी, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहुत दिलचस्प तस्वीर है। जन सुराज भी बहुत अच्छा भूमिका निभा रहे हैं। हाँ, जन सुराज कितनी सीटें जीतेगा ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, पर वोट काटने का काम बखूबी किया है शायद। वोट काटने का काम किया है, और किसका वोट काटा ये कहना बड़ा मुश्किल है। कहीं कहीं पर जन सुराज महागठबंधन की हार का कारण बन सकता है, कई सीटों पर वो एनडीए के हार का भी कारण बन सकता है। और देखिए, इस बार तो ये सच है कि यादव मुस्लिम वोट बैंक में भी सिंधमारी मानी जा रही थी कि नहीं होगी, क्योंकि यादव मुस्लिम गोलबंद है तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए। लेकिन ग्राउंड लेवल पर जाइएगा, जैसे मैं गया था सीमांचल में, तो वहाँ यादव तो ठीक है, गोलबंद है, वो हर जगह के यादव गोलबंद है। लेकिन फिर भी मुसलमान जो हैं वो अपने समुदाय के उम्मीदवारों का साथ भी दे रहे हैं। तो जन सुराज एमआईएम ने जहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार दिए हैं, वहाँ पर उन्हें वोट मिला है। तो नुकसान किसको हुआ? महागठबंधन को हुआ है। तो कोसी सीमांचल में तो महागठबंधन को इस बार मुझे लगता है कि जन सुराज एमआईएम की वजह से नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप मगध, शाहाबाद और उत्तर बिहार की तरफ देखेंगी तो जन सुराज भी कई जगहों पर, कई सीटों पर एनडीए को नुकसान पहुंचाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जन सुराज भले ज़्यादा सीट न जीते, लेकिन जन सुराज तय करेगा कि किसकी सरकार बनेगी, ये सच है। तो अब बिहार में उम्मीदवारों की क्या हालत है सर? मतलब उनका अभी तो उनके लिए एकदम जैसे हम लोग के एग्जाम के बाद रिजल्ट आने के जैसा होता है, बिल्कुल उनकी वैसी ही फीलिंग बिल्कुल, ये तो एग्जाम ही है, चुनाव तो एग्जाम ही है। जो नेता 5 साल तक के लिए चुने जाते हैं, 5 साल बाद चुनाव होता है, और जनता उनके परफॉर्मेंस को आधार बनाकर वोट करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं कहीं मैंने देखा कि लोकल उम्मीदवार बहुत मायने रखता है। लोकल उम्मीदवार ही बड़ा मुद्दा है। लेकिन ज़्यादातर सीटों पर मैंने देखा कि उम्मीदवार कोई भी हो, लोग देख रहे हैं तेजस्वी को, नीतीश को और मोदी को। सर, लेकिन जो स्थानीय उम्मीदवार हैं उनके लिए एंटी इनकम्बेंसी भी तो है। नहीं, उम्मीदवार का परफॉर्मेंस, उम्मीदवार की योग्यता तो मायने रखती है, लेकिन उम्मीदवार अपनी योग्यता और के आधार पर चुनाव नहीं जीत सकता है। योग्य है तो कुछ वोट अपने बल पर वो ला सकता है, लेकिन चुनाव तो जीतेगा तब जब कैडर का वोट मिले, पार्टी का वोट मिले। तो पार्टी का वोट ही हार जीत में निर्णायक साबित होता है। लेकिन उम्मीदवार भी थोड़ा दमदार हो, उम्मीदवार के परफॉर्मेंस से जनता खुश हो, तो जीत का मार्जिन भी बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि इस चुनाव में लोगों ने केवल नेताओं को और पार्टियों को देखकर वोट किया है। जन सुराज की तारीफ तो सब लोग करते दिखाई दे रहे थे। तो प्रशांत किशोर का ग्राफ ऐसे बढ़ रहा था, ठीक है ना, और प्रशांत किशोर ने तो नीतीश कुमार को भी पछाड़ दिया था। मुख्यमंत्री की चॉइस में वो दूसरे नंबर पर आ गए थे, तेजस्वी यादव पहले नंबर पर थे। लेकिन नीतीश कुमार ने चुनाव के ठीक पहले जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की, उसके बाद उनका ग्राफ तेजी से बढ़ा और वो पहले नंबर पर आ गए। तेजस्वी यादव दूसरे नंबर पर आ गए और प्रशांत किशोर तीसरे नंबर पर। तो चुनाव वोटिंग होते होते तस्वीर बहुत बदल गई थी। अब देखिए क्या होता है, इस जनता जनार्दन ने क्या फैसला सुनाया है, ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो ईवीएम की गिनती अब थोड़ी देर में शुरू होगी। बैलेट, पोस्टल बैलेट के रुझान अब थोड़ी देर में सामने आने लगेंगे और तब हम बताएंगे कि क्या हुआ है। तो फिलहाल अभी इंतजार की वक्त है, अब थोड़ी देर में रुझान सामने आएंगी तो सिटी पोस्ट लाइव आपके पास सबसे पहले लेकर पहुंचेगा। धन्यवाद।